गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज विज्ञान और ये 10th साइंस का यानी कि 10th क्लास का साइंस में 100 में से 100 नंबर कैसे लाएं या कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी हम लोग समझ लेते हैं। उसी अनुसार अब जो है चूँकि नवंबर चल रहा है तो उसी अनुसार अपने पढ़ाई को अपडेट करनी है, उसी अनुसार साइंस को पढ़ना है। अब जैसे देखिए 100 में से 30 नंबर जो होता है ये प्रैक्टिकल से मिलता है, यानी कि प्रयोगात्मक कार्य से, स्कूल से ही दिया जाता है और ये डिपेंड करता है आपके स्कूल परफॉर्मेंस के ऊपर, प्री बोर्ड के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर, वाइबा के ऊपर, सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर आती है। क्लियर है। अब जो बोर्ड का पेपर आता है वो 70 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 70 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब ये विज्ञान में जो बोर्ड का पेपर आता है वो एक्चुअली 3 सेक्शन में बटा रहता है, यानी कि 3 पोर्शन से आता है। एक तो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से। फिजिक्स से 25 नंबर का क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 नंबर का क्वेश्चन और बायोलॉजी से 25 नंबर का क्वेश्चन। अब ये कैसे आता है पहले ये समझते हैं। तो देखिए जो केमिस्ट्री में है ना, केमिस्ट्री में, एक मिनट पहले इसकी बात करते हैं। केमिस्ट्री में आपका है 5 चैप्टर। केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं जिसको आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं और ये मानकर चलो कि 5 चैप्टर हैं। आप लोग मेरे अनुसार जो मैं बता रहा हूँ 5 चैप्टर हैं। जैसे पहला है, सबको पता है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये पहला चैप्टर ये है। क्लियर है, रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर उसके बाद में अम्ल क्षार वाला चैप्टर है, अम्ल क्षार वाला चैप्टर है। इसके बाद में एक मेटल्स नॉन मेटल्स यानी कि धातु अधातु वाला चैप्टर है। और एक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि कार्बनिक यौगिक वाला चैप्टर है। क्लियर है। और इसके बाद में एक तत्वों का वर्गीकरण वाला चैप्टर है, तत्वों का वर्गीकरण वाला चैप्टर है। यानी कि 1 2 3 4 5 चैप्टर हैं। आप लोग इस हिसाब से पढ़ो ना, एक चैप्टर पढ़ेंगे तो 4 नंबर फिक्स, ऐसे पढ़ो, है ना। यानी कि 5 ही चैप्टर हैं, देखा जाए ज़्यादा भी नहीं है भाई। कितना भी 5 चैप्टर हैं, एक चैप्टर को तुम हम करें तीनों साथ में लेकर चलो। विज्ञान को ये समझकर मत पढ़ो कि विज्ञान एक सब्जेक्ट है। विज्ञान को इस तरीके से पढ़ो कि विज्ञान 3 सब्जेक्ट है। विज्ञान में जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे और बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से तुम्हारा एक चैप्टर अगर 10 दिन लगाते हो तो 50 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और भाई अगर एक बार आप ये सारा पढ़ लिए हो तो एक चैप्टर को 10 दिन में आप ढंग का बाकायदा क्वेश्चन के साथ आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। लेकिन तीनों को साथ में लेकर चलो फिर, है ना। अब यहाँ जो फिजिक्स है आपका, फिजिक्स से आता है 25 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर। अब जब फिजिक्स से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये कितने सेक्शन में डिवाइड होकर आता है? तो देखिए, एक तो ये प्रकाश का परावर्तन यानी कि प्रकाश वाला पोर्शन है, जिसमें मेन रूप से 2 घटना है। एक तो परावर्तन, है ना, और एक जो है अपवर्तन। यानी कि एक चैप्टर जो है प्रकाश वाला है जिसमें परावर्तन और अपवर्तन साथ में लेकर चलते हैं। फिर इसी में प्रकाश की परावर्तन घटना, अपवर्तन घटना, इसी में और कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं, है ना। जैसे एक तो मानव नेत्र का पूरा दिया गया है साविस्तार, ठीक है। चूंकि मानव नेत्र में लेंस पाया जाता है तो पूरा लेंस का डिटेल है। एक प्रिज्म के माध्यम से दिखाया गया है घटनाएं, वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम वाला, यानी कि एक पूरा प्रकाश वाला ब्रॉड चैप्टर है। इसको हल्के में नहीं लेना। यानी कि प्रकाशिकी बोलते हैं, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी में मान के चलो 4-5 चैप्टर। क्लियर है, मेजर पोर्शन। दूसरा मेजर है विद्युत, यानी कि फिजिक्स मेजर रूप से 2 भाग में डिवाइड है। एक तो प्रकाश वाला पोर्शन जिसमें परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, प्रिज्म, मुख्यतः 4 से रिलेटेड। क्लियर है। और इसके बाद में दूसरा विद्युत। अब विद्युत में एक तो खुद विद्युत वाला चैप्टर, फिर विद्युत से रिलेटेड
जैसे एक तो तापीय प्रभाव वाला पोर्शन ले लिए, है ना, तापीय प्रभाव, फिर यहाँ विद्युत पर आधारित चुंबकीय प्रभाव, विद्युत पर आधारित चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मेजर रूप से दो प्रभाव वाला। क्लियर है। और अब विद्युत में ही भाई विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, यानी कि विद्युत से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं उसमें। यानी कि फिजिक्स ओवरऑल देखा जाए, जैसे केमिस्ट्री ओवरऑल 5 चैप्टर में डिवाइड है, 5 ब्रॉड चैप्टर में। जैसे पूरा देखा जाए रासायनिक अभिक्रियाओं का अपना एक चैप्टर है, अम्ल क्षार का अपना एक चैप्टर है, धातु अधातु और थोड़ा तत्वों का वर्गीकरण, ये दोनों मिलते जुलते, ये दोनों चैप्टर। धातु अधातु पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं तत्वों की बात करते हैं वहाँ पर। क्लियर है। तो यहाँ मेजर रूप से ब्रॉड रूप से 4 या 5 चैप्टर, यहाँ ब्रॉडली 2 ही चैप्टर, लेकिन 2 चैप्टर में कम से कम देखा जाए छोटे मोटे मिलाकर 6-7 चैप्टर तो निकल ही जाएंगे। क्लियर है ना। इसके बाद में जो बायोलॉजी होता है, ये बायोलॉजी आता है 25 नंबर का क्वेश्चन। अब बायोलॉजी में ये डिवाइड है, एक तो जैव प्रक्रम वाला पोर्शन है, ध्यान से समझना, एक जैव प्रक्रम वाला पोर्शन है। अब जो जैव प्रक्रम वाला पोर्शन है, चूंकि जैव प्रक्रम में ही एक जनन वाला यानी प्रजनन वाला होता है, जैव प्रक्रम जनन और एक इन सबका जो रीजन होता है, जनन अपनी जैसे संतान पैदा करने की क्रिया नाम से छिपा रहता है परिभाषा में, है ना, यानी कि आनुवंशिकी। ये 3 पोर्शन है आनुवंशिकी, इन्हीं 3 पोर्शन से आपका 20 नंबर लेकर बैठा है यही 20 नंबर, यही 3 पोर्शन, ये 20 नंबर अकेला लेकर बैठा है। जैव प्रक्रम जिसमें से देखा जाए 4-5 चैप्टर हैं, पोषण, और 4-5 चैप्टर पूरा डिटेल से है, क्योंकि 20 नंबर लेकर बैठा है। मान लो जैव प्रक्रम से तुम्हारा 10 नंबर का आ गया, आनुवंशिकी से 6-7 नंबर का आ गया, 3-4 नंबर का जनन आ गया, तो पूरा 20 नंबर का एक खुद है। इसके बाद में एक है आपका प्राकृतिक संसाधन, और हम ये कह रहे हैं, देखो प्राकृतिक संसाधन, एक चीज समझो कहाँ से नंबर कैसे स्कोर होगा। प्राकृतिक संसाधन से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये तुम्हारे हाथ में है, पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में प्राकृतिक संसाधन वाला, क्योंकि कुछ ये वातावरण वाला चैप्टर है, पर्यावरण से रिलेटेड, है ना। चाहो तो 5 में से 5 ला सकते हो, चाहो तो गंवा भी सकते हो। जैव प्रक्रम आपके हाथ में है, जनन में। हाँ, आनुवंशिकी में कुछ पोर्शन है जहां पर समझाने की जरूरत है ना, यानी कि बायोलॉजी में 25 नंबर में से आप कितना ला सकते हो, ये टीचर से ज़्यादा डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना पढ़ते हो, क्योंकि सब थ्योरेटिकल वाला सेक्शन है, कहीं ना कहीं याद करने वाला सेक्शन, चित्र के बेस्ड पर क्वेश्चन, है ना, यानी कि आप चित्र, इनसे रिलेटेड जो भी चित्र निकलते हैं उसको निकालो, और एक जो समझने वाले, जैसे मेंडलवाद के 3 नियम, एक्चुअल में वो समझने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें, है ना। बाकी सब एक बार अगर खुद से पढ़ना चाहोगे आराम से, यानी कि 25 में से, और याद रखो फिजिक्स में, उसी साइंस में उन्हीं बच्चों का नंबर स्कोर होता है जिन्होंने बायोलॉजी में अच्छा स्कोर किया। सिंपल सा भाई, जिन्होंने बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करेंगे उन्हीं का, क्योंकि भाई केमिस्ट्री फिजिक्स सबके लिए कठिन है, लेकिन बायोलॉजी डिपेंड करता है एक बच्चे के ऊपर। जितना फिजिक्स केमिस्ट्री साल भर पढ़ाई समझाई जाती है, उतना शायद बायोलॉजी नहीं पढ़ाया समझाया जाता, लेकिन फिर भी बायोलॉजी से नंबर उठ जाता है, क्योंकि बायोलॉजी टोटली डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। तो अब आपको यहाँ टारगेट बनाना है कि 25 में से 20 नंबर तो लाना ही है, आपको टारगेट बनाना है कि 25 में से 20 तो लाना ही है, हर हाल में कोशिश करो 25 में से ज़्यादा से ज़्यादा, 22, 23, 24, 25 तक, लेकिन 20 तो गिरी हालत में लाना ही, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। इसमें मेंडलवाद का नियम आनुवंशिकता हो, उसको मैं अलग से समझा दूंगा, जैव प्रक्रम मैंने समझाया भी, जनन भी मैंने समझाया, आनुवंशिकता समझा दूंगा। क्लियर। यानी कि यहाँ पर टीचर आपको गाइड करेगा, ज़्यादा गाइड करेगा, मेहनत तो आपसे ही करवाएगा, अल्टीमेटली मेहनत तो आपको ही करना रहेगा। अब आते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जो आसान चैप्टर होता है, रासायनिक अभिक्रिया से नंबर उठाना आसान होता है थोड़ा बहुत, अगर
कभी आ जाता है डायरेक्ट। लेकिन याद रहे, कुछ भी आपको बताना है रासायनिक समीकरण जरूर देना है। सबसे ज़्यादा नंबर अगर स्कोर होता है केमिस्ट्री में तो अम्ल क्षार लवण से होता है। ये थोड़ा आसान हो जाता है बाकी सबके कंपैरिजन में देखा जाए तो। क्लियर है? कार्बनिक यौगिक भी आसान है, थोड़ा सा IUPAC नेम आपको ध्यान देना होगा, यानी कि एक बार पढ़ लोगे रिवीजन टाइम एकदम क्लियर होता जाएगा। अब भैया इसमें जो फिजिक्स में जो समझने वाली चीज़, अच्छा एक चीज़ और समझो, ये जो आपका केमिस्ट्री है ना, इसमें तो ओवरऑल भैया सबको मिलाकर 20 नंबर का आता है। लेकिन फिजिक्स में कुछ उल्टा होता है। फिजिक्स में क्या होता है, जो विद्युत वाला पोर्शन है, विद्युत वाले पोर्शन से 13 नंबर का क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग के साथ आंकिक प्रश्न आता है। अगर आपने अंकिक प्रश्न किया तो अंकिक प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 पेज में लग जाएगा। अगर सही लगाए हो तो नंबर पूरा मिलने की पूरी संभावना है। अगर आपने थ्योरेटिकल किया तो राइटिंग के बेस पर, सही से ना लिखने के बेस पर नंबर कटने की भी संभावना है। तो फिजिक्स में कोशिश करना, अगर अंकिक प्रश्न सॉल्व कर पाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अंकिक प्रश्न सॉल्व करने से नंबर स्कोर होता है। क्योंकि सबको पता है कितना लिखने में हालत खराब जाती है, वो पहली बार बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे। सेम यहाँ प्रकाश वाले चैप्टर में। अच्छा, मानव नेत्र से संबंधित 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है। और प्रिज्म में भी आप देखे होंगे, जब मैंने समझाया था वही एक बार प्रिज्म की कहानी समझ लो, फिर प्रिज्म सूत्र निकलता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलेशन आपका होना चाहिए बस। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, हाँ भैया यहाँ पर आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर आता है जब दर्पण के सामने, लेंस के सामने किसी वस्तु को रखा जाए तब प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पूरा अगर आप ढंग से पढ़े हो तभी ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। यानी कि प्रकाश से आपका, प्रकाश वाले पोर्शन से 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। क्लियर है? अब आपको ये पहले देखना है इतने चैप्टर में से कौन से चैप्टर में से मेरी वीकनेस क्या है। जैसे हर बच्चे की अपनी एक वीकनेस होती है ना, तो आप ये देखो मुझे कौन सा चैप्टर नहीं आता है। क्या प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन वाला ही नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो ढंग से पढ़ो, अभी टाइम है। मानव नेत्र आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ अंकिक प्रश्न हैं लेकिन उससे ज़्यादा थ्योरेटिकल है। एक बार ढंग का पढ़ोगे पूरा कर ले जाओगे। प्रिज्म वाला भी है। विद्युत वाला तो भैया आप देख रहे थे रास्ते रास्ते पर सूत्र और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत आसान टाइप है, एक बार पढ़े हो तो। क्लियर? यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर ये तो हो गया, यानी कि आपका पेपर जो है 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। लेकिन समझो कैसे आता है। जो आपको पेपर मिलेगा ना, सबसे पहले दिया रहेगा वहाँ MCQ वाला क्वेश्चन, और सीधा सीधा घुमा फिरा कर आपका जो MCQ वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, जो MCQ वाला क्वेश्चन रहता है वो 11 नंबर, यानी कि कम से कम की बात किया जा रहा है। 11 क्वेश्चन MCQ रहता है। 11 क्वेश्चन MCQ का रहता है, जिसमें 4 क्वेश्चन फिजिक्स, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 4 क्वेश्चन बायोलॉजी। और ये नंबर स्कोर करता है, क्योंकि 11 में से आप चाहो तो 11 भी ला सकते हो, और ज़रा सा गलत हुआ तो 11 में से 11 गंवा भी सकते हो। अरे सॉरी, 12 नंबर, सॉरी भाई, ठीक है, ये 12 नंबर यहाँ से आएगा। 12 या 11 रहता है। केमिस्ट्री का कभी 3 ही क्वेश्चन आता है, तो 11 से 12 के बीच में रेंज मान के चलो, 10 से 12 के बीच में रहता है। फिर इसके बाद में आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। अतिलघु उत्तरीय से क्या होता है, आपका 2 क्वेश्चन अतिलघु उत्तरीय से कुल मिलाकर 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। और मैं जो बताऊं भाई, ये दोनों स्कोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि अतिलघु उत्तरीय का मतलब ही होता है बहुत छोटे में, यानी कि 3 से 4 लाइन में आंसर लिखो। लगभग बच्चे लिख कर आते हैं, और एक क्वेश्चन के पीछे 2 नंबर रहता है, यानी कि 3 क्वेश्चन आपका यहाँ फिजिक्स से, 3 क्वेश्चन इससे और 3 क्वेश्चन इससे, 3 यहाँ एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना, इस तरह से। अब आता है भैया शॉर्ट में, और एक आता है लॉन्ग में। अब यहाँ शॉर्ट या लॉन्ग में
एक तो क्वेश्चन से ज़्यादा आंकिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है फिजिक्स में क्वेश्चन के साथ, है ना। केमिस्ट्री में तो भैया आप जान ही रहे हो उसमें क्या आ जाए। हाँ ठीक, ओके बेटा। इसके बाद में बायोलॉजी में चित्र के बेस्ड पर आने की संभावना रहती है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये पूरा मॉडल पेपर दिखाऊंगा और एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हल करवा दूंगा। क्लियर है? जैसे आप देख सकते हैं इसको पूरा पेपर का, ये देखिए, ये आपका है 2024 का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर नहीं, एग्जाम वाला ही पेपर है सीधा, जो आया था 2024 में। इसका IL कोड था 824 है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, नहीं तो मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ, यही इंस्ट्रक्शन रहेगा। कह रहे हैं प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। शुरुआत में 15 मिनट आप प्रश्न पत्र पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, और एक बार आपको जल्दी जल्दी सारा क्वेश्चन पढ़ लेना है। इससे पता फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक बार पढ़ लिया, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन जो आपको दिखा, है ना, कोई क्वेश्चन है जो आपको दिखा, उस समय तो आंसर नहीं याद आ रहा था, लेकिन हो सकता है बाद में याद आ जाए। जैसे मान लो हमने क्वेश्चन देख लिया फटाक से, कोई क्वेश्चन है तुरंत याद नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन आपने देख लिया तो माइंड रिकॉल करने लगता है, माइंड उस क्वेश्चन को याद करने लगता है। इसलिए अच्छा, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित हैं, खंड आ और खंड बा। यानी कि पहला खंड जो रहता है, खंड आ और खंड बा 3 उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, और भैया ध्यान देना ये वाला पोर्शन पॉइंट, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। OMR उत्तर पत्रक पर नीले काले बॉल पॉइंट पेन से, बॉल पेन आप लोग सुने होंगे, उसे सही गोले पर, गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर ना करें, व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। याद रखना, कई सारे क्वेश्चन कई सारे बच्चे गलत कर देते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, वहाँ ऐसे 4 गोला रहेगा पूरा, वो मैं दिखाऊंगा, अभी तो नहीं है मेरे पास वो OMR सीट। तो 4 गोले में से कई सारे बच्चे ये गोला भरे, इनको बाद में लग रहा है ये गलत है, अब उसको काट दिए, फिर ये सही किए। ऐसा नहीं करना है। कुछ तो खुर्च देते हैं, निकाल ही देते हैं, सफ़ेद कर देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। यानी कि आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न वाला पहले आपको पेंसिल से टिक कर लेना है ना। शुरुआत में गोला नहीं भरना है, पहले हल्का सा टिक कर देना है, एकदम हल्का सा, आप समझ जाओ बस। क्लियर है ना? पूरा टिक भी नहीं करना, नहीं तो वहाँ भी एक केसेस हो जाता है फंसने वाला, बैच आ गई तो ऐसा हो, आपने दिखाने के लिए टिक किया है। हल्का से एकदम करना है कि आप ही समझ पाओ, अब इतना भी हल्का नहीं करना कि आप ही ना समझ पाओ। क्लियर है? हल्का से करना, और जब फाइनल आप एकदम फाइनल कर दो, फाइनल जैसे लॉक, है ना। जैसे यहाँ किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, नहीं अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या कहा? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, आभासी तो बनता है लेकिन प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। अवतल दर्पण से आभासी बनता है और आकार में बड़ा बनता है। ऐसे आता है क्वेश्चन। तो पहले आपने उत्तल किया, बाद में आप फाइनली लॉक करो। जैसे गोला भरते समय मान लो आपने ये किया, फिर आपको याद है यार उत्तल दर्पण से तो हमेशा छोटा बनता है, लेकिन ये कह रहा है चलो आभासी बनता है, मान रहा हूं उत्तल से, समतल से भी तो आभासी बनता है, लेकिन समतल में तो बराबर बनता है, उत्तल में छोटा बनता है, और उत्तल में ही जब एकदम नजदीक रख दिया जाता है तब बड़ा बनता है। अच्छा फाइनली यही, अब लॉक हुआ, है ना। अब यहाँ टिक नहीं करना है, फाइनली बी, अब वहां पर बी पर गोला करो, और गोला को प्रॉपर रूप से करना है। जैसे मान लो गोला करना है, तो ये गोला करना है आपको, पहले ये किनारे से आप जो है भर दो, यहाँ किनारे से, फिर अब यहाँ बीच में इस तरह से। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बीच से शुरू करते हैं, ऐसे पता चल निकल गया जरा सा, अब वो करने के लिए फिर ऐसे फैला देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, फिर उसको एकदम लिपते पोतते हैं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल गोले के अंदर ही रहना चाहिए, समझे ना। क्योंकि ये OMR सीट ये मशीन से चेक होगा 20 नंबर, और 20 में से कोई 20 पा जाता है तो उन्हीं लोग का नंबर स्कोर हो जाता है। पहले जो रहता था ना, पहले लिखना रहता था, तो उसमें बाद में आप उत्तल कट करके अवतल लिख सकते थे, लेकिन OMR सीट आ गया, अब पेपर थोड़ा सा कठिन हो गया,
OMR में मान लो आपने गलती से ये वाला भर दिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, गया काम से। क्लियर है? यही वजह है कि पेपर ऐसे टफ बन जा रहा है। 70% सिलेबस, 30% सिलेबस कम हुआ, लेकिन उसके चक्कर में डिफिकल्टी बढ़ा दिए हैं। और ये भी संभावना रहती है कभी 30% में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग। तो ये वाला समझ में है सेक्शन। फिर देखिए, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हुए, प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है ना। यहां पर गलत तो गलत, ये नहीं कि आधा का आधा नंबर मिलेगा, कुछ नहीं, गलत तो गलत। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न, यहां ये स्कोरिंग है, ध्यान देना, यानी कि 50 नंबर का ये खंड बा है। और खंड ये आ वाला जो है, इसमें चाहो तो 20 में से 20 ला सकते हो, चाहो तो 20 में से 20 गंवा भी सकते हो, क्योंकि भाई बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत आसान भी होता है, और जब कंफ्यूजन होता है ना तो बहुत कठिन भी होता है। लिखने वाले में कुछ तो आप लिख ही दोगे, लेकिन बहुविकल्पीय वाले प्रश्न में वहाँ वो चीख रहा है भाई 4 ऑप्शन है, तुमको भले चारों सही लग रहा है, लेकिन एक है सही करो, एक है टिक करो। भले तुम्हें चारों गलत लग रहा है, लेकिन एक है पे टिक करना है। ये तो लिख नहीं सकते हो इनमें से कोई सही नहीं है। चलो मान लो कॉपी थी, आपने क्वेश्चन गलत छपा है, वहाँ तो बहुविकल्पीय प्रश्न भैया OMR सीट पर गोला भरना है, भरे तो कॉपी चेक होगी, गोला ही नहीं भरे तो कॉपी नहीं चेक होगी, तो नंबर मिलने का चांस ही नहीं है। क्लियर है? खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं, उसी अनुसार आपको लिखना भी है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में खूब दबा कर लिखे, बाद में 4 क्वेश्चन छूट गया, ऐसा भी नहीं करना है। फिर खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है। ये करें, खंड बा में सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब कोई भी आप नया प्रश्न अगर शुरुआत करो, नीचे 3-4 लाइन बची है तो उसको छोड़ दो, यानी कि क्वेश्चन की शुरुआत जो है नए पेज से आपको करना है। ये थोड़ा ध्यान देना लॉन्ग में, है ना, नए पेज से हमेशा क्वेश्चन, क्योंकि नए पेज से जब क्वेश्चन की शुरुआत करोगे तो एक अलग वो दिखता है। या तो जैसे आधा आपने लिखा तब शुरू कर दो, मान लो आगे नीचे 4-5 लाइन बची, तब आपको नया प्रश्न नहीं शुरू करना। क्लियर है? अगर छोटा आपको लगता है 2 लाइन में आंसर, 2 लाइन का आंसर है, तब आप कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखो सबसे ज़्यादा जरूरी क्लियरिटी के साथ राइटिंग अच्छी रखना। कॉपी जितनी अच्छी अट्रैक्टिव रहेगी उतनी अच्छी नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि लगभग सारी कॉपियां एवरेज मार्किंग चेक होती हैं आपके राइटिंग पर बेस्ड, है ना। जो लॉन्ग, खासकर जो लघु और दीर्घ वाला क्वेश्चन रहता है वो एवरेज मार्किंग ही चेक होती है, राइटिंग पर बेस्ड। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, आइए ये उपभाग 1 खंड आ का देखिए, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अब ये वही बच्चा ये कर पाएगा, इसमें तुक्का नहीं लगता है बच्चा, जिन्होंने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ढंग से पढ़ा है, सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं, वही एनालिसिस कर पाएगा। नहीं तो कुछ आभासी देखते उत्तर लगा दिए, लेकिन ये आभासी के साथ मजा ले रहा है। बड़ा प्रतिबिंब तो आभासी के साथ बड़ा, आभासी इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है, लेकिन समतल में बराबर बनता है, वस्तु के बराबर। याद आया? उत्तल में छोटा बनता है हमेशा, और अवतल में ही जब एकदम नज़दीक रख देंगे तब बड़ा बनता है। अवतल में वास्तविक भी बनता है। क्लियर? अगला देखते हैं नेक्स्ट। और PTO का मतलब होता है आगे पलटें, प्लीज टर्न ओवर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? याद रखना, दर्पण और लेंस में कंफ्यूजन रहता है। दर्पण में जो अवतल दर्पण का काम करता है, लेंस में वो उत्तल लेंस का काम करता है, और दर्पण में जो उत्तल दर्पण का काम करता है, लेंस में वो अवतल लेंस का काम करता है। तो यहाँ आभासी और आकार में बड़ा बनाना है, यानी कि अवतल लेंस। क्या होगा? समझ में आ रहा है? अवतल लेंस होगा। आगे देखिए, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या होता है? आकाश में नीला रंग बहुत ज़्यादा फैल जाता है। बिबग्योर की कहानी याद होगी। बिबग्योर यानी कि वायलेट, इंडिगो और बैगनी। देखो जितने नीले वाले हैं, नीले के भाई बहन जो भी हैं, सब नीचे
है ना, तो इसका विक्षेपण ज़्यादा हो जाता है। यानी कि आकाश के नीले रंग का कारण क्या है, विक्षेपण है कि प्रकीर्णन है या परावर्तन कि अपवर्तन है। अब बताइए जरा सा, 1 मिनट रुको। विबग्योर GYOR, अब ध्यान से समझो, है ना। विक्षेपण का मतलब होता है फैलना। अब इन सबकी परिभाषा समझो। प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का मतलब प्रकाश किरणों का वापस उसी माध्यम में लौटना, लेकिन विपरीत कोण बनाते हुए। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब प्रकाश किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना। और प्रकाश का विक्षेपण का मतलब प्रकाश में उपस्थित सातों रंगों का फैल जाना, सातों रंगों का फैलना विक्षेपण। और प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या हुआ, स्कैटरिंग कहते हैं। प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। और स्कैटर का मतलब होता है फैलना। तो इसमें देखिए, स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना। तो आकाश में नीला रंग ज़्यादा स्कैटर हो जाता है ना। प्रकीर्णन ये क्या होता है किसका, यानी कि आंसर क्या होगा, प्रकीर्णन होगा, है ना। विक्षेपण का मतलब क्या होता है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित सातों रंगों का, है ना, सातों रंगों में विभक्त हो जाना, ये विक्षेपण है। और इन सातों रंगों के क्रम को स्पेक्ट्रम यानी कि वर्णक्रम कहते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है किसमें होती है, निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब यदि 3 विभिन्न, ये था किससे रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड। अब देखो यहाँ 4 क्वेश्चन किससे आया, फिजिक्स का बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखिए, अब किससे शुरू होता है, ये भी फिजिक्स का है ना। कोई जरूर नहीं 4 ही आए, 4 5 ऐसे एवरेज में रहता है। याद रखना, कुल मिलाकर इनको 12 से लेकर 20 क्वेश्चन क्या देना है, बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में देना है। कुछ आंकिक प्रश्न देंगे, कुछ लैंग्वेज बेस, कुछ कॉन्सेप्ट बेस, है ना। 20 क्वेश्चन रहता है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्लियर। देखिए, यह 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। अब बताइए, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का, प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या होगा। करें 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में समायोजन जोड़ा जाए, 3 प्रतिरोध को R1 R2 R3, इनको जब जोड़ेंगे ऐसे समझो, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, समझने के लिए 3 ये हो गया। जब इनको जोड़ेंगे तो ये धारा जो आई है ना, एक ही धारा, सेम धारा इसमें भी रहेगी, इसमें भी रहेगी, इसमें भी रहेगी। धारा यहाँ बटेगी नहीं, जबकि समांतर क्रम में धारा विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का एक ही मान होगा। कौन सा ऑप्शन मिला, इतना एनालिसिस करोगे तब ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो पहले तो हवा ही नहीं लगेगा। समझ में आया, ये चीज होगा। आगे कह रहे हैं, प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का पहली तो भाई प्राथमिकता किसको देंगे, विद्युत धारा का। क्लियर है। आगे देखिए, अच्छा, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तो अलग ही हो जाएगा, है ना। चलो आगे आ जाओ। यहां पर किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई क्या होती है। हाँ, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई मतलब विभवांतर किस में मापेंगे, वोल्ट में मापेंगे। क्लियर है, समझ में आया। कुछ ऐसे दिमाग लगा, प्रतिरोध आ गए, ओम लगा दो। विभवांतर की इकाई का मतलब विभवांतर का मात्रक ओम, अरे वोल्ट होता है। क्लियर है। अब यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा होती है। बताइए, क्षेत्र के लंबवत विद्युत धारावाही चालक पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद है कुछ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर, इन दोनों दिशाओं के लंबवत या जो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये करें, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। धारावाही बाएं हाथ का नियम क्या था, ऐसे तो था, बाएं हाथ के अंगूठे या अंगुली और इन सबको कुछ ऐसा किया जाएगा, ये लंबवत दिशा को बताएगा, ये धारा पर लगने वाली दिशा को। अब बताइए यहाँ क्या होगा,
चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर होगी, विद्युत धारा की दिशा के समांतर होगी। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? और यहाँ कह रहे हैं एक मिनट, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर या चालक में प्रवाहित होने वाली धारा दिशा के समानांतर या इन दोनों दिशाओं के लंबवत। तो इसमें ये वाला होगा, इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जिसने अच्छे समझा होगा कहीं ना कहीं एनालिसिस कर पाएगा, नहीं तो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या है बताइए, बताया गया था एल्केन में CnH2n+2 होता है, ये बी वाला होगा। समजातीय श्रेणी कौन है? अब याद करो, मैंने बताया था समजातीय सजातीय श्रेणी वो होता है जिनके बीच में CH2 का अंतर होता है। एक मैंने शॉर्ट में जुगाड़ बताया था, समझ लो। जिनके बीच किसका अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। बताइए किसके बीच CH2 का अंतर है? C2H4 है और यहाँ क्या बना? C3H6 बना। एक H2 का गैप हुआ, एक H, यही मिल गया, यही आंसर। इसमें नहीं है, यही मिल गया ना, समझ में आया? समजातीय श्रेणी बोलो या सजातीय श्रेणी बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, समझे कुछ? और देखिए एक तो CH2 का अंतर इसमें ये मिल गया, और देखिए और किसमें अंतर इसमें दिख रहा है, इसमें भी CH2 का अंतर है, ये भी है, यानी कि 1 और 3। तो उपर्युक्त संदर्भ में से सही विकल्प कौन है? तो कौन वाला? डी वाला, 1 और 3 ये सही, डी ऑप्शन होगा। ऐसा होता है। हाँ, नहीं तो ये देखते ही वहाँ ये गोला भर दो, थोड़ा संभल कर, है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? बताओ कौन सा धातु को अगर जल से क्रिया करा देंगे तो हाइड्रोजन गैस बना देगा? चलिए अब यहाँ पर इस तरीके से, अब यहाँ पर ये वही कर पाएगा जो बढ़िया ठंडे जल के साथ, यानी कि एनालिसिस करके रासायनिक अपक्रिया वाला पढ़ा होगा। तो अभी तो हम लोग का मेन टारगेट है क्या, कि एक तरह से दिखाना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। अब भाई ये मुझे भी नहीं कन्फर्म है, तो मैं ऐसे तो कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि कुछ रीजन के साथ। आगे देखिए, 0 pH वाला विलयन कौन होता है? उदासीन होता है, ये तो नाम से क्लियर है ना। फिर सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 और H2O के संयोजन से कौन सा यौगिक बनता है? बताओ। प्रकाश संश्लेषण से ये क्वेश्चन बना है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा यौगिक बनता है? ग्लूकोज बनता है। इसका सूत्र ना नहीं दिए, इसका सूत्र होता है C6H12O6। ये दिया होता तुरंत पहचान जाते, ये भी चालाक। हाँ, O6 क्लियर है, यही होगा ग्लूकोज, ए ऑप्शन सही है। कौन रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? अब बताओ, यहाँ संतुलित करना है, यहाँ क्या रख दिया जाए कि पूरा ये सब बराबर हो जाए? CH3 साबुन वाला, CH3COO के साथ क्या मिला दिया जाए कि एक तो Na2CO3 बन जाए और इधर CH4 बन जाए। यहाँ पर ऑप्शन है आपका। अब यहाँ पर देखो Na2CO3 बना रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर सोचना है क्या मिलाया जाए, तो लगाओ दिमाग, क्या मिलाया जाए भाई? तो इसमें क्या मिलाया जाएगा? NaOH, क्योंकि जैसे आप NaOH मिलाओगे तुरंत Na 2 बार हो गया, तो Na2 और CO3 और इधर CH3 जो था H यहाँ चला गया, CH4 हो गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है? अब यहाँ जो जितना डीपली पढ़ा होगा उतना बढ़िया उसे समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी टाइम है, आप पढ़ना शुरू करो। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है आपका कौन सा? उपभाग 3 यानी कि बायो वाला। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। अब बताओ फ्लोएम का काम क्या होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, जबकि जाइलम का काम है जल व खनिज पदार्थों का परिवहन करना। तो कौन सा होगा? सी वाला होगा। यहाँ डायरेक्ट ये। मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती? मुख से, यकृत से, छोटी आंत से। कुछ कहेंगे यकृत लीवर से होती, अरे नहीं, मुख से ही शुरू होती है ना, इसलिए कहते हैं लोग चबा कर खाओ। कौन सा एक पादप हार्मोन है? एस्ट्रोजन बताया था, ये मेल में पाया जाता है। इंसुलिन इंसान में पाया जाता है। थायरॉक्सिन यानी कि जिब्रेलिन है पादप हार्मोन। क्लियर? वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ से वृद्धि हार्मोन निकलता है? अग्न्याशय से,
पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथ से, थायराइड ग्रंथ से, अधिवृक्क ग्रंथ से। तो यहाँ देखिए वृद्धि हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथ से, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि काफ़ी सारा ये पूरा मस्तिष्क में रहता है और इसको मास्टर ग्रंथ बोला जाता है। इसी से निकलता है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा पराग कोष के अंदर बनता है बताओ? परागकण, है ना। अब ये देखो, ये सब कहानी वाली चीज़ें जो टीचर समझाए रहते हैं, कहानी के बेस पर आ जाता है। अगर थोड़ा सा टीचर की बात सुने रहो ध्यान से तो पराग कोष के अंदर है परागकण। परागकण। पुष्प का जनन अंग कौन है? तो जनन अंग बाह्य दलपुंज कैलिक्स, दलपुंज कोरोला और जायांग तना। अब बताओ कौन सा है? अब यहाँ जायांग तो भैया जनन अंग है, लेकिन मादा जनन अंग है, तो ये तो बोला नहीं ना। जायांग अंग यही मिला तो यही लगाओ। अब कुछ सोचेंगे नहीं जायांग में पुष्प ये मादा और नर तो बोला नहीं है भाई। जायांग नर, जनन अंग का मतलब कोई भी मादा या नर, तो ये जायांग, जायांग को ही स्त्री केसर होती है, जायांग की छोटी छोटी यूनिट। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, अब ये सबको पता है, पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज से। क्लियर है? तो ये जो है ये तुम्हारा 20 क्वेश्चन यही कठिन है ना, स्कोरिंग। क्योंकि ये जो खंड बा होता है जिसमें उपभाग 1 जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, इसमें देखो वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया है और भाई समस्या ये है 4 4 8 4 3 12, है ना। ये जो अति लघु उत्तरीय का है इसमें और करके अथवा करके नहीं दिया गया है, ये समस्या है। इंग्लिश में दिया जाता था, यहाँ नहीं है। देखिए यहाँ, और देखो जो 3 क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल वाला है। देखो यहाँ, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। यहाँ से फोकस दूरी निकाल सकते हो। बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, यानी कि वस्तु की दूरी u बराबर 8, u का मान मिल गया और यहाँ f का मान मिल जाएगा। उत्तल दर्पण है, अब यहाँ प्लस माइनस ये डिसाइड करो, चिन्ह परिपाटी से बहुत अच्छे से समझाया गया था। गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर है और कहाँ बनेगा। अब बताओ, ऐसे बच्चे जिन्होंने न्यूमेरिकल को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उनका तो 4 नंबर गया, 4 नंबर फ्री का गया ना। आगे देखो, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि देखने के लिए अर्थात अनंत दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए, मतलब u का मान अनंत है, v का मान 80 है, f का मान निकालना है। ऐसे दिमाग लो। देखने के लिए उसे किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष यहाँ से तो तुरंत दिमाग लगा लिया, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल तो लगाओ, है ना। अब जिसने न्यूमेरिकल को बिल्कुल, और आप लोग सब लोग न्यूमेरिकल को हवा में ले रहे हो, फोकस ही नहीं कर रहे हो, ये मजा ले रहा है। देखो 2024 में अब बताओ 4 4 8 नंबर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। फिर यहाँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? हाँ चलो ये तुम्हारा थ्योरेटिकल आ गया। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? पूरा यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, उसके बाद पूरा चुंबकीय क्षेत्र वाला बताना। चुंबकीय क्षेत्र जो बताए थे चालक तार की लंबाई के लंबावत होता है, उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपात। कुछ याद आया कहानी? 2 क्वेश्चन एक में करके पूछा है ना। क्लियर है? अभी ये मान लो जो बच्चे पढ़े हैं, अगर किसी ने रिवीजन नहीं किया तो कुछ कुछ याद आएगा, तो एग्जाम में कुछ कुछ मिलेगा, नंबर भी मिलेगा। जब कुछ कुछ लिखेगा तो कुछ कुछ नंबर भी मिलेगा। क्लियर है? न्यूमेरिकल तो जाएगा ही। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, 12 में से 8 नंबर न्यूमेरिकल वाला ही आया, 4 नंबर थ्योरेटिकल का है। अब यहाँ पर लॉन्ग का यहाँ अथवा करके दिए हैं। घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। विद्युत परिपथ वाला चित्र बनाकर पूरा समझाओ। और दूसरा न्यूमेरिकल दिए हैं। अब बताओ, आप लोग बताओ, न्यूमेरिकल करना आसान है कि ये वाला करना आसान है? न्यूमेरिकल करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा दिख रहा है। कुल प्रतिरोध बताना है तो इन दोनों, ये दोनों समांतर क्रम में है। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 लगाकर इनको श्रेणी क्रम में, फिर ये और ये श्रेणी क्रम में, इन दोनों को जोड़ देंगे, पहले का आंसर मिल गया। सेल से प्रवाहित विद्युत धारा
तो भी का मान पता है, आर का मान पता है, आई बराबर बी बराबर आई आर से आई का मान निकल जाएगा। 0.8 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, इनके सिरों पर विभवांतर बताना है। नमस्ते बच्चा, है ना। अब इनके यानी कि वोल्ट इतना है, ठीक है, और इनके सिरों पर विभवांतर क्या बताना, विभवांतर बताना है। यानी कि आर का मान ये, भी का मान, आर का मान ये, और धारा यहाँ पर निकलेगा एक धारा, तो आर का मान ये, धारा यहाँ से पता चल जाएगा कुल, फिर वहाँ से हम भी का मान निकाल सकते हैं। ये कुल सबका है विभवांतर, लेकिन केवल इसी का विभवांतर बताना। अब बताओ, न्यूमेरिकल करना आसान ज़्यादा है। 3 क्वेश्चन है, कुल प्रतिरोध 2 नंबर का, प्रवाहित धारा 2 नंबर का। मान लो आपने ये नहीं निकाल पाया, तब भी आपको 4 मिल गए, समझे ये चीज़। अब यहाँ पर उपभाग 2 देखो, केमिस्ट्री में जो रासायनिक अपक्रिया से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बार बार कहता हूँ भैया सूत्र याद कर लो। और एक जितना रासायनिक अपक्रिया आपको संतुलित समीकरण, एक तो सूत्र लिखना, सूत्र लिखकर इसको बैलेंस करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। अब पहले तो सूत्र पता होना चाहिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 प्लस H2। अब बैलेंस करना है, Ca एक बार, यहाँ Ca एक बार है, C यहाँ एक बार है, C यहाँ एक बार है, O यहाँ पर 2 यहाँ और 2 यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ पर यहाँ 3 यहाँ और 1 4, सही है। हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण तो संतुलित है ही ना, समझ में आया। लेकिन सूत्र अगर नहीं होता तो हम वही समीकरण को संतुलित करना तो आता ही ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब ऐसे आप पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ कारण समझाना, रीजन बताना है। एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका रंग नीला धीरे धीरे गायब हो जाता, क्यों बताना है। फिर आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, क्यों। 2 नंबर का ऑप्शन भी नहीं दिया गया कि आर करके दूसरा लिख दो, मामला फंसेगा, नहीं ढंग का पढ़े रहोगे, आखिर केमिस्ट्री है ना। आगे देखिए, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या, इसके 2 उदाहरण दीजिए। अगर ये सब नहीं कर पाए तब तो गए काम से। उदासीनीकरण अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, कोई भी अपक्रिया। भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। भर्जन मतलब वही जो जलाया जाता था एक तरह से, अरे आसवन जैसे विध होता है ना, ठीक है, भर्जन। निम्नलिखित को IUPAC नाम बताओ, एक बताओगे 1 नंबर मिल जाएगा। अब जरा से बताओ, यहाँ 1 2 कार्बन 2 है, 2 से क्या बनेगा, एथ, CHO से बनता है अल, तो एथेनल, बस यही है। यहाँ पर 1 2 3 नहीं, 1 2 कार्बन क्या 2 बार है, और यहाँ देखो COO और H, ये क्या है, जरा सा आप दिमाग लगाओ, COOH एथेनोइक अम्ल, तो कार्बन 2 से एथेन, एथेन प्लस ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। समझ में आया, दिमाग नहीं काम कर रहा होगा। अभी रिवीजन की जरूरत है, असली रिवीजन आप जरूरी, क्लियर है, क्योंकि रिवीजन नहीं तो भैया सब जाएगा। अब यहाँ संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिसेल क्या है, देखो इंग्लिश वाला नाम पूछ लिया, स्वाच्छीकारक अपक्रियम बताए थे, मिसेल बनता है, जो ऐसे था ऐसे फैलता था, याद आया। मिसेल क्या, चित्र के साथ। संचारण क्या है, कोरोजन। योगात्मक अपक्रियाएं क्या है, वही योगात्मक का मतलब संयोजक अपक्रियाएं, संयोजन अपक्रियाएं, ऐसा देते हैं, समझिए। अब यहाँ फिर उपभाग 3 यानी कि बायो वाला पोर्शन। बायो वाला पोर्शन आपके हाथ में, देखो पुनर्उद्भवन और मुकुलन का सचित्र, भैया चित्र के बेस पर ये ज़्यादा देंगे, याद रखना। तो बायो में जितना थोड़ा थोड़ा करके सबका चित्र बना लो, कि कम से कम मान लो इंसान का चित्र बना रहे हो, इंसाने लगे ही ना कि चिड़िया लगने लगे, है ना, बस इतना याद रखो। बहुत अच्छा ना बना सको तो इतना तो बना सको कि आंख बना रहे हैं, आंखें लगे कुछ और लगने लगे, क्लियर है ना, बस ये चीज। पुनरुद्भवन और मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए। आगे मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए चित्र के साथ। आगे प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन को उपर्युक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं, मानव की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों की कार्यों का वर्णन कीजिए, है ना, अथवा पारितंत्र को परिभाषित कीजिए एवं इसके जैविक घटकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
समझ में आया? ये चीज़ आपका आता है। फिर यही क्वेश्चन ये सब इंग्लिश में है, मतलब यही इंग्लिश हिंदी में। अब यूपी बोर्ड में 2 होता है ना, जैसे हिंदी में भी आप कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, तो आपका यहाँ तक है। अब देखो बायो में तो मजाक कर दिया एक तरह से, 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछा, मजा ले लिया। अब देखो यहाँ पर 6 नंबर का इधर, यहाँ 4 4 8 8 4 12 12 6 18 और बाकी उसमें चला गया बहुविकल्पीय में, समझी? अब बायो में बताओ, बायो में चित्र, और अब बायो तुम्हारे ऊपर है भाई, 4 नंबर का है, खूब लिखे हो दबाकर, कुछ तो नंबर मिल ही जाएगा। चित्र पर समझ लो 1 2 नंबर फिक्स रहता है। समझ में आया? तो इस प्रकार अगर आप चाहेंगे तो विज्ञान में 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, अगर इस प्रकार तैयारी अपडेट करेंगे। बायो तुम्हारे हाथ में है, यानी केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको ज़्यादा मेहनत करना है, बायो में आपको घर पर मेहनत करना है, टीचर से एनालिसिस करना है फिजिक्स केमिस्ट्री का। यानी कि जब भी आप पढ़ो विज्ञान को, तो ये समझकर मत पढ़ो विज्ञान एक सब्जेक्ट है, ये समझकर पढ़ो विज्ञान 3 सब्जेक्ट। यानी कि आधा 1 घंटा आप फिजिक्स पढ़ लो, आधा 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लो, आधा 1 घंटा जनन पढ़ लो। इससे कहीं ना कहीं आपने तीनों पढ़ा, और जब तीनों को मिलाएंगे तो एक ही सब्जेक्ट को आप 2-3 कम से कम भाई 2 घंटे तो आपने पढ़ ही लिया। मानता हूँ चलो आपका फिजिक्स में मन नहीं लगा, फिजिक्स में आपने आधा घंटा पढ़ा, केमिस्ट्री में मन लग गया 1 घंटा आपने पढ़ लिया, बायो में और मन लग गया 2 घंटे पढ़ लिया। एक ही दिन में आपने 2.5 से 3 घंटे आपने विज्ञान पढ़ लिया। अगर 3 सब्जेक्ट मानकर पढ़ रहे हो तो, एक सब्जेक्ट मानकर पढ़ रहे हो तो कोई एक उठाओगे, आधे घंटा पढ़ोगे बोर हो जाओगे, बस करो विज्ञान पढ़ लेना, अब लाओ सामाजिक विज्ञान पढ़े थे। समझे? ऐसा नहीं करना। क्लियर है? तो ये था आपका 100 में से 100 नंबर आप कैसे ला सकते हैं। आराम से आ सकता है बच्चा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब आपको मेहनत करना है, क्योंकि आपको पता चल गया जैसा स्कूल में पढ़ाया गया, लिखवाया गया, या जैसा जो है जो भी कोचिंग वर्क में कहीं भी कुछ भी करवाया गया वैसा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन बहुत घुमा कर आता है, आता वही सारा क्वेश्चन, लेकिन ऐसे प्यार से नहीं आता है ना।